आपका स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष मिश्रा जी। बहुत ही समय से पत्रकारिता में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर। तो आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। इस समय 2022 का जो चुनाव है सबसे ज्यादा उसी में चर्चा लोगों की चल रही है, तो उसी बारे में हमने आपको चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? कैसा माहौल आप मान रहे हैं? देखिए सपना जी, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनने वाली है, और ये सैद्धांतिक रूप से भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक पक्ष की अभी हवा दिख नहीं रही है। सभी चुनाव में सभी लोग मैदान में हैं, सबने अपनी ताकत पूरे जोर शोर से अपनी ताकत लगा रखी है। अखिलेश यादव जी रथ ले करके निकले हुए हैं, शिवपाल जी रथ ले करके निकले हुए हैं, बीजेपी अपना पूरा जोर लगाए हुए अपनी जो उनकी 5 साल का कार्य है या 2 टर्म का मोदी जी का कार्य है, उसके दम पे वो लगातार अपनी योजनाएं जो उन्होंने जनता तक पहुंचाई हैं उसको वो कैश कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जनता भी 2 पार्ट में बटी हुई है। एक तरफ जातिगत आधार पे जो समीकरण अपने पार्टियां जो तय कर रही हैं, दूसरी तरफ जो योजनाओं का लाभ जिन जनता तक पहुंचा है उसको लेकर के भाजपा अपना वोट बैंक पे फोकस कर रही है। तो ये चुनाव, इस बार का आगामी विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो प्रियंका गांधी पूरे जोर शोर से उतरी हुई है मैदान में, और आज एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया वो 40% महिलाओं को मैदान में लाने वाली है आने वाले चुनावों में। तो आपको क्या लगता है नारी शक्ति का कितना बड़ा योगदान रहेगा और क्या उसका फल रहेगा? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो आज 40% आरक्षण की घोषणा की है टिकट में, ये बहुत अच्छी पहल है, सार्थक पहल है, खासतौर से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। लेकिन ये जमीनी स्तर पे क्या ये हकीकत में 40% महिलाओं को टिकट दे पाएंगी? मैं आपको बता दूं, अटल जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन के दौरान भाजपा को ये सलाह दी थी कि 20% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाए। उस पर कुछ हद तक सहमति बनी भी, लेकिन जब टिकट की बात आई तो वो जो पुरुष प्रधान समाज है ये अपने घर की महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहता है। उनकी कोशिश रहती है कि नेता बने तो हम बने, तो वो महिलाओं को तब तक आगे नहीं करेंगे जब तक वो सीट महिला नहीं आरक्षित नहीं हो जाएगी। ये जो स्टेप ले रही है कांग्रेस, आपको लगता है उससे फायदा होगा? महिला वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी? नहीं, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन 40% महिलाएं मिल पाएंगी इस पे मेरे को संशय है। क्योंकि जब अटल जी ने 20% आरक्षण की बात करी थी महिलाओं को, उस समय 7-8% महिलाएं ही मिल पाई थी उनको टिकट के लिए। अब 40% तक, हालांकि उस समय और आज के समय में 1-2 दशक का समय बीत गया है, परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन पुरुष प्रधान समाज जो है वो हमें नहीं लगता कि महिलाओं को वो ज़्यादा मौके देना चाहेगा। वो अपनी नेतागिरी ज़्यादा चमकाना चाहते हैं। ग्राम प्रधान अगर महिला बनेगी तो प्रधानपति पुरुष कहलाएंगे। तो उनकी पूरी ये कोशिश रहती है कि महिलाएं पीछे से राजनीति करें, पर्दे के पीछे रहें, फ्रंट चेहरा वो होंगे। तो मेरे को ये संशय है कि 40% महिलाओं को जो टिकट की घोषणा प्रियंका गांधी ने की है वो जमीनी स्तर पे पहुंच पाएगी। किसानों का जो ये मुद्दा है लगभग 1 साल से चला आ रहा है, तो अभी चुनाव भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो सभी जान चुके हैं, और सभी चैनल से बहुत कुछ दिखाया अभी उसके बारे में, और विपक्ष ने काफी बड़ा मुद्दा भी बनाया लखीमपुर खीरी को लेके। आप क्या मानते हैं लखीमपुर खीरी का क्या असर रहेगा इस इलेक्शन पे? देखिए, पूरा किसान आंदोलन जो है, पूरा चुनाव इसके इर्द गिर्द होने वाला है। विपक्ष इस बात को पूरा कैश कराएगा। उनकी पूरी रणनीति यही है कि 2022 के चुनाव तक हम इस आंदोलन को जिंदा रखें। उनको पूरी राजनीति इसी पे केंद्रित है। जो प्रमुख विपक्षी दल हैं भाजपा के यूपी में, उन सब का भी प्रयास यही है कि ये आंदोलन लगातार जीवित रहे, जिससे वो चुनाव में उसको कैश करा पाए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसका फायदा सीधे तौर पे एक पार्टी को होने जा रहा है, या इसका नुकसान सीधे तौर पे एक पार्टी को होने जा रहा है। अगर मैं पिछले चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो पश्चिम यूपी, जिसको जाट, मुस्लिम और दलित बाहुल्य गढ़ कहा जाता है, 3 पार्टियों ने महागठबंधन किया था।
जिसमें अजीत सिंह की रालोद पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा, 3 प्रमुख दल शामिल थे। मुसलमान उनके साथ था, दलित उनके साथ था और जाट। लेकिन जो जाट बेल्ट बोली जाती है, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, इन सीटों पे लोकदल के जो कार्यवाहक अध्यक्ष और जो सर्वे सर्वा जिनको बोलेंगे हम, माननीय अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह और जयंत सिंह, दोनों लोग बाप बेटे लड़े लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। जयंत बागपत से चुनाव हारे, अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे, जबकि सारे समीकरण उनके अनुकूल थे। जाट वोट तो उनका अपना परंपरागत वोट था ही, सपा के पास मुस्लिम यादव वोट था और बसपा के साथ आने से दलित वोट उनके साथ था, लेकिन क्या वो अपनी सीट निकाल पाए? तो इस बार भी समीकरण ऐसे ही होने वाले हैं। तो एक वर्ग है जो भाजपा से नाराज हो सकता है, वो किसान समर्थक कह सकते हैं उनको, लेकिन इनसे जो नाराज लोग हैं वो सब भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं, पूरी जी जान से लगी हुई हैं 2022 चुनाव में आने के लिए, पूरी लड़ाइयां लड़ रही हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा बना हुआ है महंगाई। महंगाई का कितना असर रहेगा इस इलेक्शन में? क्या इससे भाजपा को कोई नुकसान हो सकता है? क्या मानते हैं आप? देखिए 2012 का जो इलेक्शन उसमें जो कांग्रेस की वो यूपी में जो चुनाव था, उस समय समाजवादी पार्टी ने बसपा की सरकार के खिलाफ एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का। उसके बाद 2014 का जो इलेक्शन आया लोकसभा का, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा उठा था महंगाई का। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान केवल सब्जी इतने रुपए, लौकी इतने रुपए, प्याज इतने रुपए, पेट्रोल इतने रुपए, और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया था कि महंगाई को लेकर के जनता बहुत नाराज है। और उसका असर भी दिखा। मोदी लहर में वो सारे मुद्दे एकदम जबरदस्त चरम पे पहुंचे, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बना और मोदी सरकार आई। लेकिन आज की डेट में बात करें तो जो 14 का माहौल था वही आज माहौल 22 में दिख रहा है, या आने वाले 24 के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव तक ये माहौल रहने वाला है। पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, डीजल भी लगभग करीब है उसके। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मेरे को लगता है कि भाजपा ने एक अच्छा काम किया अपने फेवर में, उनको कहेंगे कि उन्होंने राष्ट्रवाद कूट कूट के भर दिया है, जिसका फायदा वो इलेक्शन में जरूर उठाएंगे। अभी तक जितने पिछले 14, 17 या 19 का हम इलेक्शन देखें तो एकमात्र मुद्दा अगर दिखता है तो राष्ट्रवाद। आप तिरंगे को लेकर के कहीं बात कर लीजिए, आप देशभक्ति को कहीं बात कर लीजिए, तो बच्चा बच्चा अपना तुरंत झंडा लेकर के भाजपा का बुलंद हो जाएगा। तो ये कट्टरवाद जो देश के प्रति कट्टरवाद है, ये भाजपा ने नागरिकों में भरा है, जिसका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। वो सारे मुद्दे फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब धूमिल हो जाते हैं उसके आगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, माना जाता था नोएडा में कोई मुख्यमंत्री नहीं आता है, योगी आदित्यनाथ नोएडा आए। और ये भी एक मिथ है कि जो काफी समय से ऐसा चला भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है वो रिपीट नहीं होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास इस तरह का मौका आएगा कि वो रिपीट कर सके? देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने। नोएडा में जो भी मुख्यमंत्री आता था वो कुछ समय बाद बदल जाता था। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, मायावती एक बार मुख्यमंत्री जब पहले थी, तो इनों के साथ ये हुआ। हालांकि वो कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, जो इत्तेफाक जुड़ा कि वो नोएडा है और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। डीएनडी जो यहाँ का फ्लाईओवर है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। डीएनडी का पूरा नाम दिल्ली नोएडा डायरेक्ट बोला जाता है अभी भी। तो इसका उद्घाटन करना था, यूपी के सीएम होते हुए दिल्ली छोड़ से उसका उद्घाटन कर रहे थे, इतना खौफ भरा हुआ था। लेकिन 2007 में जब मायावती की फुल फ्लैश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पे, चूंकि उनका पैतृक गांव यहीं पे इसी जिले में आता है, बादलपुर की रहने वाली हैं, तो वो आई यहाँ पे 2-3 समारोह में आई, कार्यक्रम में आई। उसके बाद वो मिथक टूटना शुरू हुआ। उसके बाद सारे मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकारें बनना शुरू हुई हैं। 2007 से 12 तक में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, 12 से 17 वाली पूर्ण बहुमत सपा की सरकार, और 17 से 21-22 वाली योगी जी की सरकार। तो ये मिथक तो टूट चुका है, उसके लिए तो अब हमको लगता नहीं कि बहस करनी चाहिए। अब योगी जी ने जो 5 साल में काम किया है, उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कानून व्यवस्था को लेकर के। उनकी एक जिद थी
कि माफियाओं के खिलाफ वो कठोर कार्रवाई करेंगे। काफ़ी हद तक तो उन्होंने इस पर मैसेज भी दिया है। गुंडागर्दी या अराजकता खत्म हुई है, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल मिला है, चाहे वेस्टर्न यूपी की बात हो चाहे ईस्टर्न यूपी। इस मुद्दे पे भाजपा को जरूर इनको साथ, जनता इनका साथ देगी इस मुद्दे पे। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी समय से पत्रकारिता में हैं, बहुत से उतार चढ़ाव बहुत सारी पार्टियों के अंदर आपने देखे होंगे, बहुत सी सरकार आपने बनते बिगड़ते देखी होंगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सी दो ऐसी पार्टियां रहेंगी जिनके बीच कांटे की टक्कर रहेगी इस विधानसभा चुनाव? देखिए, अभी गठबंधन होने बाकी हैं। सारे राजनीतिक दल अपने को एकजुट करने पे लगे हैं, विपक्षी दल भाजपा के अगेंस्ट। भाजपा एक पक्ष पे तो भाजपा सीधे सीधे दिखी रही है, क्योंकि वो सरकार में तो उनके खिलाफ माहौल बनेगा भी कि एंटी इनकम्पेंसी पूरा जोड़ दिया जाए उस पर। तो सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल जो भाजपा के अगेंस्ट अभी तक दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी है। अब इसके साथ कुछ और दल जुड़ते हैं तो उनकी ताकत और बढ़ेगी। अगर वो दल इनसे छटक करके चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो इस पार्टी मतलब सपा को नुकसान पहुंचाए, उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में है, ये पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जाने जाने वाली सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कोई भी प्रमुख विपक्षी दल उनके साथ भाजपा की लड़ाई में साथ में नहीं लड़ना चाहता। तो कांग्रेस मजबूरी में अपने को कहती है कि मैं अकेले लड़ाई लड़ूंगी। बाकी जितने और दल हैं, छोटे छोटे दल सब, चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे हम बसपा की बात करें, या राजभर जी की पार्टी की बात करें, शिवपाल जी की पार्टी की बात करें, राजा भैया की पार्टी की बात करें, तो ये कई सारे दल हैं जो अपने आप को ताकतवर बना करके अपनी अहमियत बढ़ाना चाहेंगे। इनकी ये कोशिश रहेगी कि ये किसी भी दूसरी विपक्षी पार्टी के साथ मिल करके भाजपा के अगेंस्ट अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाए। ओवैसी का भी आपने जिक्र किया, क्या लगता है ओवैसी की तरफ जाएगा क्या? मुस्लिम वोटर का बहुत ही अहम इस समय इलेक्शंस में देखा जाए तो यूपी इलेक्शंस में ज्यादातर जातिवाद को लेके चुनाव होता है, जाति के हिसाब से देखा जाता है कौन सी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। तो बीजेपी का तो ऐसा लगता है कि वो एंटी मुस्लिम एक सरकार है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवैसी को अगर हम देखते हैं? देखिए, ओवैसी ने जब से मुस्लिम राजनीति पे फोकस खासतौर से यूपी में आमद दर्ज कराई है, तो जो मुस्लिमों के हितैषी पार्टियां थी उनमें खलबली तो मची है, क्योंकि ओवैसी साहब बिल्कुल तार्किक बात करते हैं, तर्क पे बात करते हैं। वो अनाप शनाप ऐसी उलझाने वाली बात कभी नहीं करते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी, आजम खान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला था कि मुस्लिम तो बाराती की तरह हैं, उस बाराती की तरह जो दूल्हा और बाराती आने के बाद तो वो लोग तो अंदर चले जाते हैं, बाकी ये मुसलमान वोटर जो हैं ये बैंड बाजे वालों की तरह हैं, ये सब बाहर रहते हैं, ये बाहर से विदा कर दिए जाते हैं। उनके दम पे जो चुनाव जीतते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो वोटर है उनको बैंड बाजों की तरह, बैंड वालों की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से वो जागरूक कर रहे हैं अपनी बिरादरी को, जिसका फायदा भी उनको कई जगहों पे मिला है, कई स्टेट में मिला है। तो अब वो अगर ताकतवर तरीके से लड़ते हैं तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। दोनों लोग अगर साथ लड़ते हैं तो जरूर भाजपा को नुकसान होगा। हालांकि ये दोनों लोग अभी साथ आते दिख नहीं रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में बहुत ही सरलता से आपने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बहुत सटीक जानकारियां दी। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ।